जीना मुश्किल हो गया है। तो मैंने सोचा मैं कुछ बता दूं, मतलब मेरा जीना तो ठीक ही है, बाकी कुछ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कुछ अंधभक्त है ना जिनको नींद नहीं आई होगी रात भर कि ये क्या इसने बोला होगा फिर से। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस इंटरव्यू में आप देखेंगे कि जो भी बात मैंने बोली है, मैं पहली बात कि मैं कोई नहीं होती ये डिसाइड करने वाली कि वहाँ से कौन जीतेगा। ये तो ऊपर वाला तय करेगा या फिर जनता तय करेगी। वो जनता, वो गरीब मजदूर, वो दिन रोज दिहाड़ी वाली लोग जिनके ऊपर आसमान टूट पड़ा है आज, जो कि सत्ता पक्ष को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ये उनको डिसाइड करना है इस बार। मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई होती ही नहीं हूँ, बल्कि वो कहते हैं ना कि महफूज सारे वजीर और राजा और मंत्री हैं और रास्ते में आज बस सिर्फ और सिर्फ प्यादे हैं। वो वही हाल है कि जो गरीब हैं वो रास्ते पे पड़े हैं और जो राजा लोग हैं वो लोग अपने महल में आराम से हैं। तो जैसे कि मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अपने नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये सीखा है कि सवाल कैसे पूछा जाता है सत्ता पक्ष से। आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी बस कल उस इंटरव्यू में अपने एक व्यू, अपने एक ओपिनियन रखा है कि सर यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेड एमएलए, हाउ कैन यू डू दिस? आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप ये काम मत करो। आपको करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है। आपको जो जनता ने वोट दे के अपना वहाँ पे आपको बिठाया है, तो आप उनके लिए काम करो ना, उनके लिए उनकी उनकी भूख मिटाओ ना, उनकी गरीबी मिटाओ ना। रो रो के उनका बुरा हाल है। आप एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे देखेंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें मजदूरों का वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो कोई ट्रेन से लेट पहुंचने के कारण दूध लेने के लिए बच्चा का उतरा और उसका बच्चा भूख से ट्रेन में मर गया। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं कि लोग रास्ते में निकले 800 किलोमीटर पैदल चलते हुए और रास्ते में ही बेटे की मौत हो गई, रास्ते में ही पत्नी जो है बेहोश होकर गिर पड़ी। तो ये सब दुख आखिर कौन देखेगा? आपको ही देखना पड़ेगा ना सर। आप ही को चुन के हमने भेजा है ना, तो सर ये आपका काम है। अच्छा, उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें मैंने कही हैं। तो उस ओपिनियन में मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कल से मैं एक और वीडियो देख रही थी जिसमें कि मैं ये नहीं बोल रही, मैंने उनको देखा तो ये मैंने सीखा। जैसे मैंने असदुद्दीन ओवैसी सर से सीखा है क्वेश्चन पूछना, तो मैं तो अपने एमएलए से भी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मैं इतनी ही बेबाक हूँ कि मैं अपने जो हमारे एमएलए हैं कमरुल हुदा साहब, मैंने उनको भी नहीं, मैं उनको भी आड़े हाथ लिया है। अगर मैंने ठाकुरगंज के एमएलए को आड़े हाथ लिया है तो मैंने अपने एमएलए किशनगंज के एमएलए को भी आड़े हाथ लिया है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। और जहां तक रही बात टिकट की या उम्मीदवारी की, तो ये मैं नहीं जानती। मैं एमआईएम पार्टी के साथ हूँ क्योंकि ये सच्चाई के साथ है और मैंने अपना सारा जो है जिम्मेदारी वो मेरे रिस्पेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सर डिसाइड करेंगे। मैं कोई नहीं होती हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला, मैं कोई नहीं हूँ डिसाइड करने वाली। ही इज़ द वन। उनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अच्छी सोच है और ज़्यादा अच्छी समझ है। वो जैसा मुझे बताएंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। मैं कौन होती हूँ? हाँ, बस मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एक बदलाव हो सकती हूँ। मैं एक इतिहास, वो जो बोलते हैं ना कि पानी रुक जाता है, वो रुक जाता है तो वो पानी में सड़ी हुई चीज़ें सड़ जाती हैं और जो बहता पानी है वो सही रहता है। तो मेरे हिसाब से बदलाव तो एक ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये इंटरव्यू दिया। बदलाव तो वाकई में ज़रूरी है। अब मुझे आप बताइए कि ये जो वर्चुअल रैली हुई बिहार में, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की, इससे मैं बता रही हूँ आपको रिपोर्ट से। वर्चुअल रैली पे वेरी रिस्पेक्टेड आवर होम मिनिस्टर अमित शाह सर जी से मैं ये कह रही हूँ, सर वर्चुअल रैली में बीजेपी की आपने कम से कम 144 करोड़ 144 करोड़ रुपए आपने खर्च किए सर बीजेपी रैली में, वर्चुअल रैली में। आपने वर्चुअल रैली की, आपने ऐसे खर्च किए कि उसमें 72,000 की आपने एलईडी लगवाई बीजेपी सरकार ने सिर्फ इस वर्चुअल रैली के लिए। देखा मैंने वो रिपोर्ट, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके इसमें था। सर 72,000 एलईडी लगाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी सर? एक एलईडी का दाम 20,000 रुपए है और आपने ऐसी 72,000 एलईडी पूरे इंडिया में लगी हैं ताकि वो वर्चुअल रैली हो सके। इसके लिए आपने 144 करोड़ रुपए खर्च किए,
जिसमें कि अगर बिहार के ये बिहार की वर्चुअल रैली की बात हो रही है जिसमें 144 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर इसको बिहार के श्रमिकों से जोड़ा जाए, यानी मजदूरों से, गरीबों से अगर जोड़ा जाए, तो बिहार, जो लोग बिहार से बाहर थे, अगर वो बिहार आना चाहते तो ट्रेन में उनके आने के 600 रुपए लगती टिकट की, एक टिकट का दाम। तो मान लीजिए अगर हम इसको एलईडी के खर्च से जोड़ते हैं तो 24 लाख मजदूर बिहार पहुंच जाते फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, सर आपने ये क्यों नहीं किया? सर क्यों नहीं किया? माय वेरी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सर आपने ये क्यों होने दे रहे हो? आप लोग मर रहे हैं भूखे, आपको ऐसी क्या जल्दी मची है चुनाव की? 144 करोड़ रुपए आपने सिर्फ एलईडी पे उड़ा दिए। आप उसकी जगह पे 24 लाख मजदूर भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन से ला सकते थे इसी पैसे में। जब पैसा था ही आपके पास सर, तो आपने क्यों खर्च नहीं किया? आपने ये वर्चुअल रैली के लिए बचा के रखा था। ये तो गलत है ना सर, ये तो गलत है। अच्छा, दूसरी बात, रेलवे जो मंत्री हैं उनके अकॉर्डिंगली एक ट्रेन अगर चलती तो 8 लाख रुपए खर्च होते। इस हिसाब से, ऐसा रेलवेज का कहना है, इस हिसाब से अगर 144 करोड़ की हम बात करें, जो कि अभी कल परसों जब वर्चुअल रैली हुई थी बीजेपी की, तो उसमें 144 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, उसमें एक ट्रेन का, जहां हम 8 लाख रुपए गिन रहे हैं, तो उस 144 करोड़ को अगर हम ट्रेन के उससे जोड़ें तो 1800 ट्रेन चल सकती थी, जिससे कि बिहार से बाहर जितने भी श्रमिक मजदूर थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार पहुंच जाते। 1800 ट्रेन मतलब 1200 की अनुमति थी एक ट्रेन में, तो 21,60,000 मजदूर भाई, फिर से सुनिए, 21,60,000 मजदूर भाई बिहार पहुंच जाते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं, माँ बच्चों को सूटकेस में घसीटते हुए ला रही है, कुछ कुछ बच्चे के पैर में फफोले पड़ गए, बूढ़े जो है वो मर गए, उनके मरने का कोई वो नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। सर बताइए, इतनी वर्चुअल रैली पे आपको खर्च करने की क्या जरूरत थी? ऐसा ये तो गुनाह, मैं इसको तो मतलब आई विल से दिस कि यू ऑल आर लर्नेड पीपल देयर, व्हाई आर यू डूइंग दिस? एटलीस्ट ये तो आप सोचिए कि हमारा सिर्फ सर आत्मनिर्भर बोलते हैं आप, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। सर हम तो आपको देख के आत्मनिर्भर बनते हैं, पर ये जो आप कर रहे हैं ये कैसी आत्मनिर्भरता है सर? 144 करोड़ रुपए आपने वर्चुअल रैली पे खर्च कर दिए। अब इसी खर्च में 1800 ट्रेनें चल सकती थी, और 21,60,000 हमारे मजदूर भाई, जो गरीब जनता आपको वोट करती है, वोट के समय, चुनाव के समय, जिसके लिए आप उस पद पर आज जाके बैठे हुए हैं, उनको ही आप भूल गए। ये पैसे आप उन पर डायरेक्टली खर्च नहीं कर पाए सर, ट्रेन नहीं चला पाए सर आप। वो लोग कितना पैसा दे के, कुछ तो ऐसे ही दे के चले आए। एक वीडियो मैंने और भी पोस्ट किया था जहां वो बूढ़े बोल रहे थे, बुजुर्ग, कि भाई कुछ नहीं दे सकते हो तो मुझे मौत ही दे दो, अब तो मौत ही दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। कितने दिन भूखे रहेंगे, कितने दिन भूखे रहेंगे? खाना नहीं मिला है इतने दिन से, कितना दिन भूखे रहेंगे? नहीं कुछ दे सकते हो तो मौत ही दे दो, जहर ही दे दो, मार दो। ये हालत है गरीबों की सर। या फिर आप लोग इस हकीकत से आप लोग का सामना ही नहीं हुआ है शायद कि इतनी गरीबी है। आंखों को खोलिए सर, रास्तों पे देखिए, लोगों को देखिए, महल से निकलिए तो देख पाएंगे आप कि क्या वर्चुअल रैली, वर्चुअल वर्ल्ड में आप लोग रह रहे हैं। कम टू द रियल वर्ल्ड। ये बुरा लग सकता है अंधभक्तों को, लेकिन मैं ये आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जब जब ये पाप ज्यादा बढ़ता है ना, तो ये अंधभक्तों के लिए है। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं हर उसमें युग में प्रकट होता हूँ। तो सौभाग्य ना हर दिन सोता है, ये अंधभक्तों के लिए है, स्पेशली जो मुझे टारगेट करते रहते हैं उनके लिए ये है। ये आपने तो पढ़ी नहीं होगी, तो मैंने सोचा मैं ही पढ़ के सुना दूं। ये रश्मि रथी जी का है, रश्मि रथी में है, दिनकर साहब ने लिखा है, दिनकर महाराज ने, उन्होंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देख आगे क्या क्या होता है। सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देख आगे क्या क्या होता है। दो अगर न्याय हो तो आधा हो, यदि आधे में भी बाधा हो। ये जो है कहने का मतलब कि महाभारत के समय में कृष्ण जी प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के पास, जो घमंड में चूर थे,
क्योंकि उनके पास बहुत राज था, बहुत अमीर थे वो लोग, और वो लोग पांडव जो थे उनको 5 गांव भी नहीं देना चाह रहे थे। उनका था कि सब मेरा है। आज जैसे सत्ता पक्ष जो सरकार है, ड्यू रिस्पेक्ट, आज आप लोग सब पैसे मैं देख सक रही हूँ कि कहाँ कहाँ मिस यूज हो रहा है, आप उसको सही जगह पे यूज कर सकते थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम गरीबों पे भी खर्च कर लेते सर, तो हमें भी अच्छा लगता कि नहीं सही जा रहा है, थोड़ा सा तो सर कर ही सकते हैं ना। तो इसी संदर्भ में मैं ये कह रही हूँ, दो अगर न्याय हो तो आधा दो, यदि आधा में भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। न्याय अगर हो तो आधा हो, यदि आधा में भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ये भी कर न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य है उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, बहुत बड़ा विध्वंस होगा। जीवन तय या मरण होगा, नक्षत्र से नक्षत्र टकराएंगे। रण अब ऐसा होगा कि ना कभी वैसा होगा। ये अंधभक्तों के लिए था। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गरीबों का मजाक मत बनाइए सर। 144 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, आप इसको रिलीजन से मत टटोलिए। खुद जरा सोचिए, 144 करोड़ रुपए में 1800 ट्रेनें चल सकती थी और 21,60,000 मजदूर फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार पहुंच जाते इसी लॉकडाउन के दौरान। सोचिए कितना बड़ा धोखा हमें मिला है। ये मत करिए सर। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। मैं एक आप लोग की ही एक आवाज़ हूँ, आप जनता की ही बीच की आवाज़ हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। बाकी आगे के लिए जनता खुद समझदार है। मैं आपके ही बीच की हूँ, कहीं अलग से नहीं, और इसीलिए मैं आपकी आवाज़ बन के गूंज रही हूँ। जिसकी दिल में दर्द है होता रहे। और रही बात टिकट की, तो वो तो नसीब पे है, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष पे और नेशनल प्रेसिडेंट पे है। नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, और नसीब में होगा तो कोई छीन भी नहीं पाएगा। शुक्रिया।